गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे नातेदारी की रीतियाँ। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने नातेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, प्रकार, श्रेणियाँ और नातेदारी का महत्व देखा था। उसके आगे का हिस्सा नातेदारी से संबंधित रीतियाँ जो हैं उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो नातेदारी की रीतियाँ व्यवहार से संबंधित है। ये रीतियाँ सारी, जितने भी हमारे संबंधी रिश्तेदार होते हैं उन सब के प्रति हमारा जो व्यवहार है वह एक जैसा नहीं होता है। भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार हम भिन्न भिन्न लोगों के साथ करते हैं। किसी के साथ हमारा व्यवहार बहुत आदर और सम्मान का होता है, तो किसी के साथ हमारा जो व्यवहार है वह बहुत हंसी मजाक या मधुरता किए हुए दिखता है। तो दो नातेदारों के मध्य संबंध कैसा होगा यह उस समाज के नियमों से निर्धारित होता है। इन्हें ही नातेदारों की व्यवहार संबंधी रीतियाँ कहते हैं। नातेदारों की प्रमुख व्यवहार संबंधी रीतियाँ में हम देखते हैं परिहास, परिहार, मातुलेय, पितृश्व श्रेय, माध्यमिक संबोधन और सहकष्टी या सहप्रसविता है। सबसे पहले हम देखते हैं परिहास या हंसी मजाक से संबंधित जो हमारा रीति है व्यवहार की, उसको रेडक्लिफ ब्राउन ने परिहास संबंधों को परिभाषित करते हुए लिखा है, परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को यह छूट रहती है और कभी कभी उससे मांग की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़छाड़ करे या उससे हंसी मजाक करे और दूसरा पक्ष इसका बुरा भी न माने। अर्थात परिहास के अंतर्गत दो ऐसे संबंध हैं जिनके अंतर्गत आपस में समानता की बात है या बहुत ज़्यादा अंतर जहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ पर इन संबंधों की बात कही गई है और हंसी मजाक के साथ में एक दूसरे को साथ वह व्यवहार करें उसको स्वीकृति दी गई है। परिहास में गालियों, दिल लगी, भद्दे कथन, संपत्ति को नुकसान, उपहास और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का विनिमय हो सकता है। अगर हम समाज में देखें तो किस किस प्रकार के परिहास संबंध हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहला परिहास संबंध जो है वह लगभग सभी समाजों के अंतर्गत हम देखते हैं। वह है जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी और ननद भाभी के मध्य परिहास का संबंध है। यह हम हर समाज में देख रहे हैं। इन संबंधियों में एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना सामान्य दिनों में मान्य है और त्यौहार के अवसर पर यह और अधिक छूट के साथ में देखा जा सकता है। दूसरे प्रकार का देखें तो चाचा भतीजा या चाची भतीजा जो है वह भी परिहास संबंधों के अंतर्गत देखा गया है। भतीजा चाचा की संपत्ति को नष्ट कर सकता है, चाची से हंसी मजाक कर सकता है और वे दोनों इस बात का बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ समाजों के अंतर्गत यह प्रथा है कि भतीजा चाचा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और चाची भी उसे इसी रूप में प्राप्त होती है। तीसरे प्रकार का परिहास की बात करें तो हम देखते हैं मामा भांजा परिहास। दक्षिण अफ्रीका की जनजाति और होपी जनजाति हैं, वहाँ पर ऐसे संबंधों को देखा जाता है, क्योंकि भांजा ही मामा की संपत्ति का उत्तराधिकार होता है, इसलिए वह मामा की संपत्ति को चुरा सकता है या उसको अपने अनुसार खर्च कर सकता है। सेंगा जनजाति के अंतर्गत भांजा खाना बन जाने के बाद में मामा के घर पहुँचे तो भी उसे सारा खाना ख़त्म करने का अधिकार है। न्योरा जनजाति में अगर भांजा मामा के घर पहुँचे और उसे खाने के लिए कुछ ना मिले तो वह चूल्हे पर एक निशान है, विशेष निशान वह बना देता है, तो मामा उस चूल्हे को कभी भी जीवन भर काम में दोबारा प्रयोग में
नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से कुछ जनजातियों के अंतर्गत फूफा भतीजी परिहास का संबंध देखते हैं। उराव और बेगा जनजाति हैं भारत की, वहाँ पर दादी पोता दादा पोती परिहास संबंध भी देखे जाते हैं। इन संबंधों का कारण क्या है? तो रिवर्स कहते हैं कि जिन समाजों में ममेरे फुफेरे विवाह संबंधों को मान्यता दी गई थी, वहाँ पर इस प्रकार के संबंधों को शुरू से ही वहाँ पर स्वीकार किया जाने लगा, ताकि बाद में उनमें अंतःक्रिया की समस्या नहीं हो, सामंजस्य स्थापित करने की समस्या वहाँ पर नहीं आए। वेस्टरमार्क कहते हैं, दो संबंधियों में घनिष्ठता लाने का प्रयास है जिनमें बाद में विवाह की संभावनाएं बनती हो, तो उसके साथ में यह जुड़ा हुआ है। चैपल और कून कहते हैं, पारस्परिक संबंधों की गति को, तीव्रता जो है उसको बनाए रखने के लिए कि आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बहुत अच्छे और मधुर बने रहें और उनमें गर्माहट हमेशा रहे, तो उन संबंधों को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के जोकिंग या हंसी मजाक के संबंध जो हैं वह समाज में देखे गए। नेक्स्ट कहें, जो दूसरा व्यवहार की रीति है वह है परिहार या विमुखता। नाम से ही जैसा स्पष्ट है, परिहार अर्थात दूरी रखना, विमुखता दूरी रखना, विमुख होना, अर्थात कुछ संबंध समाज में ऐसे होते हैं जिनमें परस्पर अंतःक्रिया को टालने का प्रयास किया जाता है, अर्थात दो नातेदारों के संबंधों के मध्य दूरी जो है वह रखी जाए, तो उसे हम परिहार या विमुखता कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार जो समाज के अंतर्गत विद्यमान हैं उनकी बात करें तो भाई बहन परिहार, भारत के अंतर्गत तो इस प्रकार का परिहार नहीं है, लेकिन विश्व की बहुत सारी जगहों पर हम इस प्रकार का परिहार देखते हैं। श्रीलंका की विडाया जनजाति है, वहाँ पर भाई बहन आपस में एक दूसरे का आजीवन मुंह नहीं देख सकते हैं, मृत्यु के पश्चात भी भाई को अनुमति नहीं है। इसी प्रकार से न्यू आयरलैंड और यूकादिर जनजाति में चचेरे भाई बहन के मध्य परिहार की स्थिति है, वे आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की क्रो जनजाति है, वहाँ पर एक उम्र के पश्चात भाई बहन अकेले नहीं मिल सकते हैं, बहन के घर पर अकेले होने पर भाई को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। दूसरे प्रकार का परिहार देखें, वह है सास दामाद परिहार। भारतीय समाजों में भी हम देखते हैं कि सास जो है वह दामाद से पर्दा रखती हैं, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने एकदम से बात नहीं करती हैं, किसी के माध्यम से वह बातचीत वहाँ पर करती हैं, तो सास दामाद का परिहार है। यूकादिर जनजाति में दामाद अपनी सास और ससुर से बातचीत नहीं कर सकता है, यदि दामाद को ससुर से बातचीत करनी है तो वह मात्र इशारों के माध्यम से ही कर सकता है। ओस्टायक जनजाति में दामाद सास के तभी सामने जा सकता है जब उसके पुत्र हो जाए। इसी प्रकार से सिलोन की विडाया, श्रीलंका की सिलोन से मतलब विडाया जनजाति है, वहाँ पर दामाद अपनी सास को छू नहीं सकता है। जंगल में अगर वह सास को अकेले आता हुआ देख ले तो उसे अपना रास्ता बदलना आवश्यक है। इसी प्रकार से ससुर बहू परिहार भारत के सभी समाजों के अंतर्गत हम देखते हैं, जनजातीय समाजों में, कि ससुर और बहू जो हैं वह आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं करते हैं, पर्दा रखते हैं, घूंघट की प्रथा वहाँ पर देखी जाती है। ओस्टायक जनजाति में ससुर का मुख बहू तब तक नहीं देख सकती जब तक उसके संतान ना हो जाए। आमने सामने आने पर पुत्र वधू द्वारा पर्दा कर लिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखें, जेठ और जो छोटे भाई की पत्नी है या जो परिवार की बहू है, उनके मध्य परिहार की स्थिति को देखा जाता है।
जीजा और बड़ी साली जो है उनके मध्य भी परिहार की स्थिति को देखा जा सकता है। अब इस परिहार के क्या कारण रहे, क्यों समाज में एक तरफ परिहास की स्थिति है और एक तरफ परिहार की स्थिति है, तो उसके भी अपने कुछ कारण रहे जिसके कारण समाज में कुछ संबंधों में दूरी बढ़ती गई। तो उसमें जो कारण हैं उसमें हम सबसे पहले E.B. टेलर का जो कारण है उसको देखते हैं। एडवर्ड टेलर कहते हैं दामाद और बहू दोनों ही बाहर के व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा अंतःक्रिया नहीं की जाती है, तो उनका बाहर का व्यक्ति होना इसलिए उनके साथ बहुत अधिक अंतःक्रिया नहीं है। शुरुआत में ही अगर एकदम से बहुत अधिक अंतःक्रिया होगी तो आपसी जो सामंजस्य है वो एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, आपसी सामंजस्य में दिक्कत आ सकती है, इसलिए शुरुआत में कुछ समय तक परिहार की बात कही गई। सिगमंड फ्रॉयड और जेम्स फ्रेजर कहते हैं कि ये संबंध ऐसे थे जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता था, यौन संबंध स्थापित करना मना था, निषेध था, इसलिए इन संबंधों में दूरी रखने की बात कही गई। टर्नी हाई कहते हैं परिवार की शांति को बनाए रखने के लिए और भूमिका संघर्ष से बचाव के लिए ही इस प्रकार के परिहार के नियम बनाए गए। ब्राउन कहते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन, अधिक संपर्क से प्रेम और द्वेष की भावना का विकास होता है और इसी से बचने के लिए परिहार को अपनाया गया। अर्थात सास बहू में कहीं प्रेम ना हो जाए या बहू ससुर में प्रेम ना हो जाए, जेठ और छोटे भाई की पत्नी में कोई प्रेम ना विकसित हो जाए, तो इन संबंधों में जब यौन संबंध निषेध है तो उसमें दूरी रखना ही उचित समझा गया, तो इस कारण से वहाँ पर देखा जाए। मेलिनोवस्की कहते हैं कि ये सब इस कारण से नहीं है, वरन कुछ रिश्ते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना दिखाई दे, इस कारण से परिहार को अपनाया गया। चैपल और कून कहते हैं आपसी अंतःक्रिया के कारण सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस कारण से परिहार संबंधों को अपनाया गया। ये सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक कारण पूर्ण रूप से सही किसी भी जनजाति के लिए नहीं माना जा सकता कि ये एक कारण था जिसके कारण समाज में परिहार जो है वह व्यवहार के अंतर्गत देखा गया। तीसरे संबंधों की बात करें तो हम कहते हैं मातुलेय। मातुलेय मातुल शब्द से बना है और मातुल का मतलब होता है मामा, अर्थात व्यक्ति के जीवन में उसके मामा का महत्व किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो तो वह मातुल है। इस व्यवहार का प्रचलन मात्र सत्तात्मक परिवारों से माना जाता है। इन परिवारों में मामा ही अपने भांजे भांजी के जीवन में पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मामा से ही भांजे को संपत्ति, गोत्र, धर्म और जादू का हस्तांतरण होता है। खासी और टोडा जनजाति में इन सब का उत्तराधिकारी भांजे को ही माना गया है। मामा के द्वारा ही भांजे का विवाह संस्कार संपन्न कराया जाता है। कई जनजातियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में भांजा अपने मामा के घर रहने चला जाता है और मामा ही उसकी परवरिश और सारा खर्चा उठाता है। इस प्रथा के कारण पुत्र और भांजे के मध्य कई बार संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। मामा अपने पुत्र को अधिक चाहने लगता और भांजे को वह सारी चीज़ें नहीं देना चाहता, तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि मातृसत्तात्मक परिवारों से इसका प्रचलन हुआ, लेकिन कोमांचे और थोंगा जनजाति है जो कि पितृसत्तात्मक परिवार है, लेकिन उस जनजाति में भी हम मातुलेय की प्रथा को देखते हैं। नेक्स्ट देखें पितृश्व श्रेय। पितृश्व श्रेय यह जो है वह बुआ के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसके अंतर्गत जहाँ मातुलेय में मामा का स्थान महत्वपूर्ण है, पितृश्व श्रेय में
बुआ का स्थान अपने भतीजे भतीजियों के जीवन में महत्वपूर्ण माना गया। भतीजा ही बुआ की संपत्ति, धर्म और जातों का उत्तराधिकारी होगा। भतीजे के लिए वधू का चुनाव जो है वह बुआ के द्वारा किया जाएगा। टोडा जनजाति में भतीजे का नामकरण जो है वह बुआ के माध्यम से ही किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की कुछ जनजातियों में दाह संस्कार का अधिकार जो है वह बुआ के पास है, या भतीजा जो है वह बुआ का दाह संस्कार करेगा। तो ये जो स्थितियां हैं ये समाज के अंतर्गत। अब मातुलेय और पितृश्वेश्रेय की जो परंपरा है वह समाज में क्यों आई? तो चैपल और कुन कहते हैं कि विवाह के पश्चात भी अपने जन्म के परिवार से संबंध बना रहे और सामाजिक अंतःक्रिया शिथिल न हो, जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर आप एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें, तो उसके कारण इन प्रकार के संबंधों, इन प्रकार की रीतियों को प्रारंभ किया गया, जिससे व्यक्ति का अपने जन्म के परिवार से हमेशा संबंध बना रहे। नेक्स्ट, माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक यानी बीच में, नाम से स्पष्ट होता है बीच में संबोधन, अर्थात व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से ना बुलाकर किसी अन्य के माध्यम से बुलाया जाता है, तो हम उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। हम सब अपने परिवार के अंतर्गत इस प्रथा को, इस रीति को देखते हुए आए हैं। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह एडवर्ड टेलर ने किया। वे कहते हैं वे संबंधी जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से उनके नाम से न पुकारकर किसी अन्य के माध्यम से पुकारा जाता है या अन्य को माध्यम बनाकर पुकारा जाता है, तो हम उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। विश्व के सभी समाजों में इसका प्रचलन मर्डोक कहते हैं कि देखा जा सकता है। आप अपने परिवारों में देखें तो बहुत सामान्य उदाहरण है। अगर आपकी मदर को आपके पिताजी को आवाज़ लगानी है तो किस तरह बुलाती हैं? आपके नाम के माध्यम से, बीच में आपको माध्यम बनाती हैं वो और फिर बुला रही हैं, तो हम उसको कहते हैं माध्यमिक संबोधन। आधुनिक समाज में आजकल की इस रीति को हम कम देख रहे हैं, लेकिन समाप्त नहीं है। अभी भी यह परंपरा, यह रीति जो है वह हमारे समाजों में देखी जा सकती है। टेलर का मानना है कि मातृसत्तात्मक परिवारों से इसकी उत्पत्ति हुई है, परंतु हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवारों में भी यह प्रथा पूर्णतः प्रचलित दिखाई देती है। मातृसत्तात्मक परिवारों से उत्पत्ति मानने का जो कारण देते हैं वह यह कहते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवारों में पति जो है वह बाहरी व्यक्ति है और उस बाहरी व्यक्ति को बुलाने के लिए स्त्रियां अपने बच्चों को माध्यम बनाती थी और वहाँ से यह परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई है। इसलिए उनका मानना है कि मातृसत्तात्मक परिवारों, लेकिन पितृसत्तात्मक परिवारों में भी यह उतनी ही महत्व के साथ में देखी जाती है। लास्ट है सहप्रसविता या सहकष्टी। इस पर रीति का जो संबंध है व्यवहार की, वह महिलाओं के प्रसव काल के साथ संबंधित रीति है। जब पत्नी के संतान होने वाली हो तो पुरुष भी उन निषेधों का पालन करे जो उसकी पत्नी पर लागू होते हैं और वही सारे कष्ट झेलें जो उसकी पत्नी को होते हैं। उसको उन्होंने सहप्रसविता या सहकष्टी कहकर संबोधित किया। खासी और टोडा जनजाति है, वहाँ पर प्रसव काल के दौरान महिलाओं को नदी पार करना, कपड़े धोने की मना है, तो पुरुष भी यह कार्य नहीं कर सकते हैं। खाने में भी वही पदार्थ दिए जाएंगे जो महिला को दिए जा रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश देखें चीन, तो वहाँ पर भी इस प्रथा का प्रचलन हम देखते हैं कि वहाँ पर भी यह प्रथा प्रचलित है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो प्रथा है, इस प्रथा के द्वारा पति अपनी पत्नी और भावी संतान के प्रति
प्रेम और अपने उत्तरदायित्व की भावना को प्रकट करता था कि वह उसको जो कुछ कष्ट हो रहा है, उसको जो कुछ परेशानी है, वह उसके साथ में है। और दूसरी बात कि वह अपने आने वाले बच्चे के प्रति एक उत्तरदायित्व और अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम है उसको वह वहाँ पर प्रदर्शित कर सके। कुछ जनजातियों का मानना है कि दुष्ट आत्माओं और जादू के कुप्रभाव से संतान और पत्नी को बचाने के लिए भी वह पत्नी की तरह ही आचरण करे और प्रसव के समय पति की उपस्थिति उसकी पास में हो। इसी कारण से यह सारी जो रीतियां हैं उनको यहाँ पर बनाया गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो नातेदारों की यह व्यवहार संबंधी रीतियां हैं जो समाज में प्रचलित है। धन्यवाद।